नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। अब की बार किसकी सरकार में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है महाराष्ट्र से, जहां विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 99 कैंडिडेट्स घोषित किए गए हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम से टिकट दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी सीट से मैदान में उतारा गया है। भोरकर से श्रीजा अशोक चौहान को टिकट मिला है, जबकि राम कदम को घाटकोपर पश्चिम सीट से उतारा गया है। बांद्रा वेस्ट से आशीष सेल्लार को मौका दिया गया है, तो वहीं मालाबार हिल से मंगल प्रभात लोढ़ा मैदान में है, जबकि फायर ब्रांड नीतीश राणे को कंकावली सीट से बीजेपी ने मैदान में उतारा है। गोरेगांव से विद्या ठाकुर को टिकट दिया गया है, जबकि ठाणे से संजय केलकर मैदान में है। अगर बीजेपी लिस्ट में महिलाओं की बात करें तो चिखली से श्वेता महाले को टिकट दिया गया है, जबकि आरमोरी से कृष्ण गजबे और जिंतूर से मेघना बोर्डीकर को टिकट मिला है। बुलभरी से अनुराधा ताई चौहान को टिकट दिया गया है। नासिक वेस्ट से सीमा ताई हिरे को टिकट मिला है। कल्याण ईस्ट से सुलभा गायकवाड़, बेलापुर सीट से मंदा महात्रे और दहिसर से मनीषा चौधरी को मैदान में उतारा गया है। हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य मुंबई से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्या हाइलाइट्स है इस 99 सीटों पर, और क्या बड़े चेहरे, कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनको आप गौर से देख पा रहे हैं? देखिए, एक इस लिस्ट को देखकर बात साफ हो जाती है कि बीजेपी ने अपने जो पुराने उनके नेता है, निष्ठावान नेता है, उन्हें फिर एक बार मौका दिया है। उसके साथ ही में एक मैसेज देने की कोशिश की है पूरे पार्टी काडर में कि जो पिछली गलतियां हुई थी कि अन्य पार्टियों से जो दल बदलू नेता थे वो जब बीजेपी में आए तो उन्हें मौका दिया गया था, लेकिन पहली लिस्ट में सिर्फ ज़्यादातर पुराने जो चेहरे हैं उन चेहरों को रिपीट किया गया है। उसमें फिर चाहे सुधीर मुनगंटीवार हो, चंद्रशेखर बावनकुले हो, या फिर मुंबई के जो कई मिहिर कोटेचा हो, राहुल नार्वेकर हो, या फिर अन्य नेता, उन तमाम पुराने नेताओं को मौका दिया गया है। एक के साथ ही में नीतीश राणे का नाम भी काफ़ी अहम है, क्योंकि नीतीश राणे पिछले 2 साल से लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा आक्रामक थे। पूरे महाराष्ट्र में वो दौरा कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से उन्होंने विवादित बयान दिया था, उसके बाद लग रहा था कि शायद उन्हें इस बार मौका नहीं मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने उन पर विश्वास दिखाया है। इसके अलावा राम कदम को भी लेकर लगातार कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन घाटकोपर से उन्हें भी दोबारा मौका दिया गया। यह बताने का प्रयास किया गया पार्टी की तरफ से, जो पिछले लगातार कई सालों से बीजेपी के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, बीजेपी को जिताने में जिनका बड़ा योगदान रहा है, बीजेपी को बढ़ाने में जिनका योगदान रहा है, ऐसे तमाम जो पुराने नेता, उन सभी पुराने नेताओं को मौका दिया जाएगा। इंटरेस्टिंग नाम यहाँ पर जो है गायकवाड़ परिवार से जो शुलभा को टिकट दिया गया है। गायकवाड़ बीजेपी के विधायक थे, लेकिन उन पर शिंदे सेना के एक नेता पर फायरिंग करने का आरोप था, वो भी पुलिस स्टेशन में, लेकिन अब चूंकि उन्हें टिकट नहीं दे सकते तो उनके परिवार के सदस्य को टिकट दिया गया। उसी तरह से अशोक चौहान की बेटी श्रीजया है, उन्हें इस बार मौका दिया गया है, क्योंकि खुद अशोक चौहान राज्यसभा में सांसद हो गए और भोकर उनकी ट्रेडिशनल सीट है, तो ऐसे में वो सीट उनके हाथ से न जाए, इसीलिए चौहान परिवार के ही सदस्य को यहां से मौका दिया गया। इसके साथ ही में मुंबई में ज्यादातर विधायकों को रिपीट किया गया है, सिवाय 3 विधायकों के जिनके सीट पर ऐलान नहीं किया गया। शायद इसमें वर्सोवा सीट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वर्सोवा सीट से जो उनकी विधायक है, उस सीट पर लोकसभा चुनाव में करीब 27,000 की लीड महाविकास आघाड़ी को मिली थी। दिनेश, एक सवाल यह है, आपने मोटा मोटा बता दिया कि बीजेपी ने अपने जांचे परखे कार्यकर्ताओं और पुराने नेताओं को भाव दिया है, यानी कोर्स करेक्शन किया है। जो पार्टी बदल कर आए हैं उन पर इतना गौर नहीं किया गया है। एक सवाल यह है कि बीजेपी की रणनीति रहती है कि एंटी इनकम्बेंसी से फाइट करने के लिए चेहरे बदल दीजिए, तो मुंबई में तो जो विधायक रिपीट किए आपने बताया है, बाकी कितने विधायकों को रिपीट किया गया और कितने विधायकों को बदला गया है? देखिए, अभी तक सिर्फ 3 सीट ऐसी है, वर्सोवा, इसके अलावा बोरिवली एक और सीट है, यहां पर नामों का ऐलान नहीं किया गया है, किसी को भी अब तक बदला नहीं गया है। इन सीटों को होल्ड किया गया है, और जिन सीटों पर विधायकों के नाम का ऐलान किया गया, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, वो सभी पुराने विधायक, और ये लगभग सेफ सीट मानी जाती है बीजेपी के। और जो यहाँ पर फिलहाल उनके मौजूदा विधायक थे, उनका काम भी काफी ज्यादा अच्छा रहा है। तो मुंबई में चूंकि ये अर्बन इलाका, और यहाँ पर पिछले 10 सालों में, खासतौर पे 2014 से लेकर अब तक बीजेपी का प्रभाव जो है वो लगातार बढ़ता रहा है। उनके विधायकों का परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा
अच्छा रहा है। कुछ एक मुस्लिम बेल्ट को अगर छोड़ दे या फिर जहां पर मराठी और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन है वहीं पर बीजेपी को दिक्कत होती है। अदरवाइज जो उत्तर भारतीय वो मतदाता जहां पर बड़ी संख्या में है, गुजराती, जैन, मारवाड़ी मतदाता जहां पर बड़ी संख्या में है, या फिर जो अपर मराठी वर्ग है वो जिन इलाकों में रहते हैं वहां पर बीजेपी का अच्छा खासा होल्ड है। और चूंकि ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ साथ उनके जो अन्य हिंदू संगठन है वो भी लगातार काम करते रहे, तो ऐसे में मुंबई में, ठाणे में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसीलिए उन्होंने अपने पुराने ही जो उनके चेहरे थे, उम्मीदवार थे, उन्हीं को इस बार फिर एक बार मौका दिया गया, इस उम्मीद में कि इस बार भी वो अपनी जो जगह है, ट्रेडिशनल जगह है, उसे बचा सकते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मंगल प्रभात लोढ़ा, जो पिछले 6 टर्म से मलबार हिल जैसा एक बेहद पॉश इलाका है वहां से वो जीतते आ रहे हैं। इसके अलावा कोलाबा में राहुल नार्वेकर, जो पिछले विधानसभा में टर्म के दौरान स्पीकर थे, जिनको लेकर काफी ज्यादा आरोप लग रहे थे, लेकिन उन्हें भी मौका दिया गया है। इसी तरह से मिहिर कोटेचा, जो एक गुजराती डोमिनेटेड इलाका है, वहां से वो विधायक है। तो ऐसे मुंबई के इलाकों पर उनकी काफी अच्छी खासी होल्ड है, उसे फोकस किया गया। इसके अलावा विदर्भ पर अगर हम इस लिस्ट को देखें तो विदर्भ में उन्होंने फिर एक बार प्रयास किया है कि जो उनके परंपरागत पुराने नेता है उन्हें मौका दिया गया। इसमें सुधीर मुनगंटीवार का नाम काफी अहम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव वो हार चुके थे, लेकिन फिर एक बार उन पर दाव लगाया गया है। इसी तरह से चंद्रशेखर बावनकुले, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान इन्हें टिकट तक नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार उन्हें मौका दिया गया, उन्हें मैदान में उतारा गया। इसी तरह से जो महिला विधायक है, जो अगर नमिता मुंदड़ा की बात करें, उन्हें फिर एक बार मौका दिया गया। तो जो पावरफुल तेज तर्रार महिला विधायक रही हैं, उन्हें भी इस बार मैदान में उतारा गया है। इसी के साथ में मंदा मात्रे हो या फिर मनीषा चौधरी, जो 2 पुरानी वेटरन बीजेपी की नेता है, मुंबई से रही है, तो उन्हें भी बदला नहीं गया है। तो एक मैसेज देने का प्रयास यही किया गया है कि बीजेपी इस बार पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं चाहती जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान किया था। इसीलिए सभी नेताओं को साथ लेकर चल रहे, किसी का मन दुखाने का प्रयास, कम से कम जो पुराने विधायक तो उनके साथ तो नहीं किया गया था, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि चूंकि वो हमेशा से प्रयोग करते रहे, कुछ नए चेहरों को मौका देते हैं, तो ऐसे में जो दूसरी लिस्ट आएगी तब संभवतः उसमें कुछ नए नाम हो सकते हैं, नए चेहरे हो सकते हैं। लेकिन अभी पहली जो लिस्ट है उससे तो क्लियर संदेश दे दिया गया है कि पार्टी जो है अपने सभी विश्वसनीय, परंपरागत, निष्ठावान नेताओं के साथ खड़ी और उन्हीं को मौका दे रही है। जी दिनेश, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से इस पूरी लिस्ट को एनालाइज किया। सवाल यह है कि अगर सीनियर नेताओं को, पार्टी के नेताओं को अगर 99 में नाम मौका मिल गया है, तो नए चेहरों पर दाव, या कहें कि जिन सिटिंग एमएलएज का टिकट काटा जाना है उनका नंबर दूसरी लिस्ट में आ सकता है। एंटी इनकम्बेंसी को क्या पार्टी मान रही है और किस तरीके से इस लिस्ट में देखा जाए? इसमें तो नाम रिपीट किए गए हैं, अगली लिस्ट क्या? देखिए अगली लिस्ट जो आएगी उसमें उसको देखने के बाद थोड़ी तस्वीर साफ हो पाएगी। यहां पर एंटी इनकम्बेंसी के बजाय हम ये कह सकते हैं कि जो महाविकास आघाड़ी ने पिछले 2.5 साल में माहौल बनाया, खास तौर पे मराठवाड़ा एक इलाका है जहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था लोकसभा चुनाव के दौरान, और इस बार भी पर्दे के पीछे रहकर महाविकास आघाड़ी मराठा और मुस्लिम वोट बैंक को साथ लाने का प्रयास कर रही। इसके अलावा दलित और धनगर समाज, तो मराठा, मुस्लिम, दलित और धनगर, इस समाज को एक साथ लाने का प्रयास महाविकास आघाड़ी कर रही है। तो इसके काउंटर के रूप में जरूर बीजेपी ने स्ट्रैटेजी बनाई है। जहां पर वो मजबूत नहीं है वहां पर शिंदे सेना या फिर अजीत पवार का जो गुट है, बिल्कुल उन्हें मौका दिया तो एक जाएगा। तरफ एक फॉर्मूला रखा गया है बीजेपी की तरफ से जी कि जो जीत सकता है उसी को टिकट दिया जो जाए। जीत सकता है उसको टिकट दिया जाए। तो बीजेपी की तरफ से माधव की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है जिसमें कास्ट कॉम्बिनेशन को साधा जाएगा। अगली लिस्ट पर सबकी नजर होगी। दिनेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। एक तरफ महाराष्ट्र के लिए बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में सिरफटव्वल जारी है। उद्धव ठाकरे आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाने पहुंचे और कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटे में कांग्रेस का जवाब नहीं आया तो ठाकरे सेना अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ा फैसला किया कि उनके संभावित कैंडिडेट अभी से प्रचार शुरू कर देंगे, वे कांग्रेस के जवाब का इंतजार नहीं करेंगे। महाविकास आघाड़ी में 28 सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। उद्धव ने कहा है कि तीनों बड़े दल अघाड़ी में शामिल छोटे दलों को अपने अपने कोटे से सीट देंगे। तो कुल मिलाकर बवाल जारी है। महाविकास आघाड़ी में मीटिंग का दौर चल रहा है। कांग्रेस की एक बैठक दिल्ली में शुरू हो चुकी है। मुंबई में आदित्य ठाकरे ने शरद पवार से मुलाकात की है।
बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के लटकाने और भटकाने वाले तौर तरीकों से बेहद नाराज हैं। महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा सुलझने की बजाय और उलझ गया है। ठाकरे सेना और कांग्रेस के बीच विदर्भ और मराठवाड़ा की सीटों को लेकर तनातनी और बढ़ गई है। कांग्रेस हाईकमान ने आज जिस पर फैसला लेने के लिए बैठक बुलाई है, जबकि उद्धव ठाकरे ने अपने नेताओं के साथ मातोश्री में एक इमरजेंसी मीटिंग की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस से अगर सहमति नहीं बनी तो आज ठाकरे सेना अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। आज 12:30 बजे एक अर्जेंट बैठक हमने बुलाई है। उद्धव साहब ने, शिवसेना प्रमुख ने, सभी प्रमुख नेताओं की, और 12:30 बजे हम मातोश्री में बैठेंगे और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं। सीट बंटवारे पर कांग्रेस के अड़ियल रुख से उद्धव ठाकरे नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने आदित्य ठाकरे को शरद पवार से मिलने के लिए भेजा है। कहा जा रहा है कि करीब 28 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और शिवसेना के बीच मतभेद हैं। कांग्रेस लोकसभा में परफॉर्मेंस को आधार बनाना चाहती है, जबकि शिवसेना 2019 के विधानसभा चुनाव नतीजों के आधार पर विदर्भ और मराठवाड़ा में सीटें मांग रही है। हालांकि एनसीपी शरद गुट का सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। ठाकरे सेना के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी 150 विधानसभा सीटों पर 10,000 वोटरों के नाम हटवा रही है और नए नाम जुड़वा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार लड़ाई कांटे की है, लिहाजा बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से खेला करने की साजिश रच रही है। वो चुनाव हारने जा रहे हैं, किसी भी हालत में जीत नहीं पा रहे। लोकसभा में ये लोग हार गए हैं, हमने हराया उनको, बहुत कोशिश की, लेकिन विधानसभा में ये लोग हार रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं अभी मालूम है आपको? जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ और घोटाले कर रहे हैं। चुनाव आयोग को से हाथ मिलाकर चुनाव आयोग उनको मदद कर रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में जहां बीजेपी लड़ने जा रही है, लगभग 150 विधानसभा क्षेत्र जहां बीजेपी लड़ेगी, वहां वो ढूंढ रहे हैं ऐसे वोटर्स को जिसने लोकसभा में महाविकास अघाड़ी को वोटिंग किया है, मतदान किया है। ऐसे हर विधानसभा क्षेत्र से 10,000 वोटर्स वो निकाल देंगे, डिलीट कर रहे हैं, और उनके जगह पर 10,000 बोगस वोटर्स को डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जीतने की संभावना है वो कम हो जाए, क्योंकि कांटे की टक्कर है कुछ जगह पे। ये सबसे बड़ा घोटाला हमारे लोकतंत्र में चुनाव आयोग की मदद से होने जा रहा है। दिन भर कोई ब्रेड बटर चाहिए, दिन भर मीडिया का टीआरपी चाहिए करके संजय राउत बोलते रहते हैं। वो चुनाव जब हारता है आदमी या हारने की कगार पे रहता है, तो कभी मशीन खराब रहती है, कभी मतदार यादी झूठी होती है। वो जीतते हैं तो मशीन अच्छी थी, वो जीतते हैं तो मतदार यादी अच्छी थी। हम अगर कल हमारी सरकार ने अच्छा काम किया और उनको मालूम है कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना महायुति को जिताएगी, हमारी सरकार लाएगी, हमारी बहनें हमारी सरकार लाएगी, किसानों का बिजली हमने माफ किया, हमारी सरकार लाने का किसान प्रयास करेंगे। और आगे के महाराष्ट्र के हित में डबल इंजन सरकार किसानों को चाहिए। देश को महाराष्ट्र में डबल इंजन सरकार रही कि मोदी जी 5 साल प्रधानमंत्री है, और मोदी जी और महाराष्ट्र की सरकार अगर एक रही तो केंद्र और राज्य की सारी योजनाएं चालू रहेगी। जो गरीब आदमी के लिए अनाज की योजना है, पीक बीमा योजना है, सारी योजना चालू रहेगी। उद्धव ठाकरे उनके अगर बगल बच्चे आ गए, सारी योजना बंद करेंगी। संजय राउत ने आज एक और बड़ा शगुफा छोड़ा और कहा कि बीजेपी अभी से चुनाव के फौरन बाद 6 महीने के लिए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन अमित शाह लगाएंगे। ये पूरा खेल चल रहा है महाराष्ट्र में चुनाव होने के बाद भी राष्ट्रपति शासन लगाने का। लेकिन अमित शाह जी, मैं आपको बताता हूं, हम ये होने नहीं देंगे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के नेता सीट बंटवारे पर रोज नए नए दावे करते हैं। 24 घंटे पहले अखिलेश यादव ने 12 सीटों की डिमांड की थी और 5 पर कैंडिडेट को घोषित कर दिया था। आज बड़ी खबर यह आ रही है कि महाविकास अघाड़ी के नेता समाजवादी पार्टी को सिर्फ 3 सीटें देना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव पहले ही 5 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर चुके हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी अब कैसे मानेगी? अबू आजमी ने शरद पवार से मुलाकात की है। खबर निकल कर आ रही है कि समाजवादी पार्टी 5 सीटों से कम पर मानने वाली नहीं है। शरद पवार ने अब सोमवार को अबू आजमी को फिर मिलने के लिए बुलाया है। अबू आजमी ने शरद पवार से मुलाकात के बाद कांग्रेस पर निशाना साधा तो उद्धव ठाकरे पर नरम दिखे। शरद पवार से मिलने अबू आजमी इस वक्त पहुंचे थे।
सर, सबसे पहला सवाल यही होगा कि आप लोगों ने 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन कहीं न कहीं अटकलें लगाई जा रही थी कि आप लोगों के बीच सब कुछ सही नहीं था। ये कहा जा रहा था कि आपने बिना बातचीत के ही उम्मीदवार घोषित किए। क्या बातचीत हुई शरद पवार से? नहीं, ये लोग लेट कर रहे थे। जो सीटें विकास अघाड़ी में दूसरे धड़क को मिलेगी वो नहीं चुन कर आ सकती, ये आशंका थी। अखिलेश जी आए, उन्होंने वो एक तजर्बेकार लीडर हैं, देश की तीसरी पार्टी समाजवादी पार्टी है, उसके लीडर हैं। उन्होंने 5 सीट से 37 सीट लाया इंडिया अलायंस बना करके। उन्होंने कहा मैं आकर चेक करूंगा, उन्होंने मेरे बोलने पर नहीं माना। वो नहीं माने मेरे बोलने पे, वो खुद स्वयं चल कर आए। उन्होंने मालेगांव देखा, उन्होंने भिवंडी के लोगों को बुला के बात किया, उन्होंने जो है धुलिया के लोगों से बुला के बात किया। ये लगा कि अगर यहाँ पर समाजवादी लड़ेगी तो ही चुन कर आएगी, वरना दूसरी पार्टियों को चुन कर आने के चांसेस नहीं है। लेट हो रहा है, महाविकास अघाड़ी की सरकार बने, एमएलए ज़्यादा चुन कर आएँ, इसलिए उन्होंने अनाउंस किया है। सर, 12 सीटों को लेकर आप लोग इच्छुक थे। फिलहाल कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं आप लोग? देखिए 5 तो हमने मांग लिया, और अखिलेश जी जब कह रहे हैं तो उनको देंगे वो, और 4-5 सीटें और हम बात कर रहे हैं। कल पवार साहब मुझे बुला के बात करेंगे। तो ये लोग जो खड़े होंगे ना, कोई अजीत पवार साहब की पार्टी से खड़ा हो गया तो चेहरा बदल के आएगा, तो भी वो लोग सब बीजेपी के लोग होंगे। और बीजेपी के लोग इस देश में मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है, जो वक्फ बोर्ड की है, उसमें कानून बना के लेना चाहते हैं। ये मस्जिदों में घुस कर लोगों को मारेंगे, कुरान नहीं पढ़ने देंगे, मस्जिदें तोड़ेंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे तो लामोहला मुसलमान जो है उद्धव जी के साथ रहेगा, कांग्रेस के साथ रहेगा, पवार साहब के साथ रहेगा, समाजवादी के साथ रहेगा, लेकिन उनके साथ नहीं जाएगा। उनको सिंगल वोट मिलने वाला नहीं है। आपके गठबंधन में नसीम खान लगातार मांग कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय को 27 से 28 सीटें लगभग मिलनी चाहिए। ऐसा है ना कि अभी भी कुछ मुस्लिम हैं जो चुन कर आए हैं, लेकिन उनको मुस्लिम इश्यूज से कोई लेना देना नहीं है। उससे बहुत ज़्यादा हमारे हिंदू भाई जो है ना, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के नज़र से मुसलमानों के साथ भी इंसाफ कर रहे हैं। 28 मुसलमानों को मिले या कम मिले, लेकिन ये सर्वे करो कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है, जो मुस्लिम चुनकर आ सकते हैं और हमारे अलायंस के वोट ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उस पर सर्वे किया जाए, उसके बाद मुसलमानों को ज़रूर टिकट दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी के नेत्र चिकित्सालय की सौगात दी है, और उसके बाद वो क्या कुछ कह रहे हैं, चाहिए आपको लेकर चलते हैं। हमने तय किया है कि आने वाले 5 साल में 75,000 और सीटें जोड़ी जाएगी। पूज्य शंकराचार्य जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि स्वस्थ और समर्थ भारत का ये मिशन यूं ही सशक्त होता रहे। और आज जब मैं पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में बैठा हूं, तब मेरे बचपन की कुछ यादें भी मुझे आज आ रही हैं। हम जब छोटे थे तो मेरे गांव से एक डॉक्टर कुछ लोगों की टोली लेकर के 1 महीने के लिए बिहार जाते थे, और बिहार में वे नेत्र यज्ञ करते थे और कैटरेक्ट ऑपरेशन का बहुत बड़ा अभियान करते थे। हर साल 1-1 महीना देते थे। तो मेरे गांव से कई लोग वॉलेंटियर के रूप में जाया करते थे। मैं बचपन में इन चीजों से परिचित था, और बिहार में इसकी कितनी जरूरत थी मैं उस समय जानता था। तो आज मैं पब्लिकली पूज्य शंकराचार्य जी से प्रार्थना करता हूं कि वैसा ही एक शंकरा नेत्र अस्पताल बिहार में भी हम करें, क्योंकि मेरी बचपन की वो स्मृतियां, मुझे लगता है कि बिहार के लोगों की बहुत बड़ी सेवा होगी। और महाराज जी का तो देश के हर कोने में जाने का इरादा है, तो शायद बिहार को प्राथमिकता जरूर मिलेगी। आपके आशीर्वाद मिलेंगे बिहार को, और बिहार में सचमुच में वहां के लोगों की सेवा करना, ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। बड़े परिश्रमी लोग हैं, बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं, और उनके जीवन में हम कुछ करेंगे तो हमें भी जीवन में बहुत बड़ा संतोष मिलेगा। मैं एक बार फिर आप सभी को, विशेष रूप से हमारे जो डॉक्टर मित्र हैं, पैरामेडिक स्टाफ के लोग हैं, उन स्टाफ के सारे भाई बहन हैं, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और पूज्य जगतगुरु जी के चरणों में शीश नवा करके उनके आशीर्वाद के लिए, उनके सानिध्य के लिए हृदय से अपनी प्रार्थना व्यक्त करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं।
हर हर महादेव।